जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? जी सर, गुड इवनिंग सर। बिजी है सर, थोड़ा सा मतलब घर पे पूजा है ना, इसकी इसलिए। आप कैसे हो? जी, मैं भी ठीक हूँ। जी, टिनी जी कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। और काम वाम हेलो। हो रहा है? आवाज़ ठीक है? हाँ। हेलो। आवाज़ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ। हेलो। जी, बोलिए। हाँ सर। प्रोजेक्ट डेवलप करने में बड़ी भूमिका है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कंडीशन अच्छे से आना चाहिए, वेरिएबल बनाने आना चाहिए, है ना? फॉर्म का डेटा रीड करने आना चाहिए, हमें एचटीएमएल एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने आना चाहिए। एरे क्या है ना? एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। एरे के अंदर के वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना? लूप कैसे चलाना है, कंडीशन कैसे लगाना है, या एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह करना है, कैसे करना है अगर सर्वर से कोई डेटा हमें लेना है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक चीज़ों को जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे अच्छे से, जब तक हम प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आपका बेसिक चल रहा है। जब हमारा बेसिक कवर हो जाएगा तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़ा प्रोजेक्ट होगा और अच्छा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? जी, क्लास को स्टार्ट करें क्या? यस सर, स्टार्ट करिए जल्दी। जी, अनूप जी कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर, अपना बताइए। जी, मैं भी ठीक हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस हाँ सर। हाँ सर, हो रही है। यस सर, हो रही है। ठीक है, तो लूप्स इन जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट में लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। यानी कि जब हमें किसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है तो हम लूप की हेल्प से करते हैं, है ना? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डिफिनीशन लिखा गया है इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी देर में ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो जो है कई सारे तरीके के होते हैं। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर ऑफ लूप होता है, फॉर इन लूप होता है। तो इतना ही लिखा गया इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही लूप है। और भी लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, फॉर ईच लूप, है ना? और भी अलग अलग फंक्शन के हेल्प से हम लूप चलाते हैं, ठीक है? तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे उनका यूज भी करेंगे। फिलहाल हम इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज होने होने वाला लूप है वो फॉर लूप है, यानी कि फॉर लूप का ज़्यादातर यूज होता है। व्हाइल का भी यूज होता है रेयर केस में, बहुत कम यूज होता है, ठीक है? और फॉर ऑफ का अब ज़्यादा यूज करते हैं एरे वगैरह के केस में, यानी कि फॉर ऑफ लूप का ज़्यादा यूज करते हैं। और जब भी हमें ऑब्जेक्ट के लिए लूप चलाना होता है तो हम फॉर इन का लूप यूज करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर ऑफ लूप का यूज हमें तब करना है जब हमें किसी एरे के लिए लूप चलाना हो, है ना? और जब आपको किसी ऑब्जेक्ट के लिए लूप चलाना होगा तब आप फॉर इन लूप का यूज करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एरे के लिए चलता है और ये ऑब्जेक्ट के लिए चलता है। एरे और ऑब्जेक्ट में दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है? ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स अलग होता है, एरे का सिंटेक्स अलग होता है, ठीक है? तो जब भी आपको एरे के लिए लूप चलाना होगा तो फॉर ऑफ का यूज करिए, और जब भी आपको ऑब्जेक्ट के लिए लूप चलाना है तो फॉर इन का यूज करिए, ठीक है? एक एक करके हम सभी पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे
कि कैसे और कहाँ यूज करना है हमें लूप का। और अदरवाइज प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने लूप क्यों पढ़ा था, ठीक है। तो फिलहाल हम फॉर का सिंटेक्स समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वाइल का, और फिर डू वाइल का, और फॉर ऑफ, फॉर इन, है ना। एक एक करके हम सभी को समझेंगे। फॉर लूप है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर सिंटेक्स लिखा गया है। तो फॉर ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद जो है पैरेंथेसिस यानी कि फंक्शन ब्रैकेट लगाना है। और ये जो फंक्शन ब्रैकेट होगा इसके अंदर 3 स्टेटमेंट लिखने होते हैं। वो जब हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3 स्टेटमेंट हमें लिखने होते हैं, तीनों के अलग अलग काम है, ठीक है। और जो फंक्शन की बॉडी होती है यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, ये हमारा फॉर का बॉडी हो गया। अब इस फॉर के बॉडी में हम जो भी हमें जितना भी बड़ा कोड करना है वो करेंगे हम, यानी कि जब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक, यानी कि हमारा जो गोल है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है, जब तक हमें नहीं मिल जाता है हम फॉर के अंदर कोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिख सकते हैं, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। फॉर के अंदर जितना भी लाइन का आप मर्जी आपकी, जितनी भी लाइन का आपका ज़रूरत है उतने लाइन का आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर पे बात करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे धीरे धीरे सभी लूप को देखेंगे, ठीक है। और बहुत बेहतरीन यूज होता है प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर, फॉर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर ऑफ हो गया, फॉर इन हो गया, इन सब का भी यूज होता है। फॉर ऑफ का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अलग अलग केस में यूज होता है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक नया फाइल बना लिया है index.html के नाम से। ये आपका चैप्टर 20 है। तो स्टेप बाय स्टेप ही देखिएगा वीडियो को, शुरुआत से ही देखते ही आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी वीडियो के एंड में टास्क दिया जाता है, उसको भी कंप्लीट करिए। प्रीवियसली जो टास्क दिया गया था एक दो लोगों ने ही किया, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का टाइम लगता, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है। हाँ, अच्छे से अगर डिज़ाइन वगैरह करते तो हो सकता है 1 घंटा लग जाता, लेकिन अगर सिंपली सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व करके अगर आप दे देते तो 15 से 20 मिनट का टाइम जाता, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, अगर आप टास्क वगैरह नहीं करते हो तो हमारा कोई इसमें कुछ नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि मेरा कोई इसमें लॉस नहीं है, अगर आप टास्क नहीं कंप्लीट करेंगे तो इसमें आपका लॉस है। आप अपना टाइम लॉस कर रहे हैं, यानी कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत से ही ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि टास्क जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आप सीख नहीं सकते हो। मैं कितना भी अच्छा क्लास में पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और मुझे पढ़ाने का बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे ये अच्छे से मालूम है कि आप लोग कैसे सीख पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको टास्क दिया जाता है, ठीक है। तो सभी लेक्चर के एंड में टास्क दिया गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो उसको ज़रूर कंप्लीट करिए, और प्रोजेक्ट वगैरह भी आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा जब स्टार्ट होगा तो, ठीक है। तो फिलहाल टास्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कंप्लीट करिए। HTML का मैंने एक फाइल बना लिया है। फिलहाल हम शॉर्ट कोड कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इसलिए हम सेम पेज में ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो हम जो है जावास्क्रिप्ट का सेपरेट फाइल बनाएंगे और CSS का भी सेपरेट फाइल बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और HTML का तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लिया है। ये हमारा जो है जावास्क्रिप्ट का चैप्टर 20 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ चैप्टर 20 लूप, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग को डायरेक्टली इंस्टॉल जो है स्टार्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसी के अंदर कोड करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे कंसोल के अंदर या पेज में ही, यानी कि ये जो हमारा पेज है, देखिए इसको ओपन कर लेते हैं पहले ब्राउज़र में। नोटिस करिए ये जो हमारा पेज है इसके अंदर मुझे जस्ट फॉर कोड प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहला तरीका यही है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करें इस तरीके से, और यहाँ पर हम जस्ट फॉर कोड लिख दें तो ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। नोटिस करिए जस्ट फॉर कोड, अगर हम अभी रन करें तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। नोटिस करिए इससे एक से प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हमें जस्ट फॉर कोड को रिपीट करना हो तो ऐसे हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस करिए रिपीट हो गया।
अगर हमें कंसोल में प्रिंट करना होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, कंसोल डॉट लॉग, यानी कि यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग ऐसे डिफाइन कर देते। ठीक है, तो ये कंसोल में भी प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर हमें जस्ट फॉर कोड को 5 बार प्रिंट करना है तो 5 बार हमें कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज अगर हम लूप से करें तो सिंपल से कोड में ये हो जाएगा। अभी तो 5 बार लिखना था तो हमने 5 बार लिख दिया, हमें कोई भारी नहीं पड़ा। लेकिन यही चीज अगर 100 बार हमें रिपीट करना हो, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई केस नहीं आता है कि सेम चीज को ही हमें बार बार रिपीट करना हो, है ना। अब जैसे एक एरे है, अब उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, फॉर एग्जाम्पल वो जो थाउजेंड्स ऑफ डेटा है वो अलग अलग यूजर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ डेटा है अगर आपके पास, और अगर आप लूप का सिस्टम ना हो प्रोग्रामिंग में तो आपको एक एक करके सभी डेटा को वेरीफाई करना होगा और निकालना होगा। लेकिन लूप का सिस्टम है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में हम लूप चला करके किसी भी डेटा तक पहुंच सकते हैं। तो वही एग्जांपल यहाँ पर उसी से रिलेटेड समझिए कि अगर हमें 100 बार कुछ लिखना हो तो हमें कंसोल डॉट लॉग 100 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये जस्ट फॉर कोड 100 बार प्रिंट होगा। लेकिन यही चीज अगर हम लूप से कर दें तो हमारे कुछ ही लाइन के कोड में हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 लाइन के कोड में ही ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 5 बार हमें प्रिंट करना था तो हमने 5 बार जो है कंसोल डॉट लॉग लिखा और उसके अंदर जस्ट फॉर कोड वैल्यू डाल दिया तो ये प्रिंट हो गया। मुझे लूप से प्रिंट करना है, वो भी फॉर लूप का यूज करके, यानी कि फॉर लूप का यूज करके हमें 5 बार जस्ट फॉर कोड प्रिंट करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर लिखना है इस तरीके से, उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, ये फॉर का पैरेंथेसिस है और ये फॉर की बॉडी है, ये बॉडी हो गई। ये जो पैरेंथेसिस होता है इसके अंदर 3 स्टेटमेंट हमें लिखने हैं अगर फॉर लूप है तो, यानी कि अगर आप फॉर लूप यहाँ पर यूज कर रहे हो तो इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट लिखने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामिंग का हर एक स्टेप, जैसे कि ये एक स्टेप हो गया तो ये एक स्टेटमेंट है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो नोटिस करिए अभी यहाँ पर हमने टर्मिनेट किया। ठीक है, इस तरीके से हमने टर्मिनेट किया तो अब ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं और भी ज्यादा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखूं तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है, ये चौथा स्टेटमेंट है, ये पांचवा स्टेटमेंट है। तो यही यानी कि जो टर्मिनेट हो गया जहां पर, वहां पर आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखने हैं, यानी कि अगर हमें लूप चलाना है 5 बार लूप चलाना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने होंगे। तो आप यहीं पर चाहें तो लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो जनरली लूप चलाने के लिए आई के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लोग। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि आई के नाम से ही वेरिएबल डिक्लेयर करिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एम के नाम से, एक्स के नाम से या वाई के नाम से, किसी भी नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, या आप यही वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दो इस तरीके से लेट आई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आई का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमें स्टेप ना बढ़ाना पड़े इसलिए हम चाहें तो लेट आई यहाँ पर लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट आई। अब ये जो हमारा आई है इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देना होगा। तो मैंने लिखा आई इक्वल टू, अब अगर आपको लूप 1 से चलाना है या 0 से चलाना है, तो अगर आपको 0 से चलाना है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यानी कि आई इक्वल टू 0। आई की वैल्यू हमने क्या रखा, 0 रखा। अगर आपको लूप 1 से चलाना है तो यहाँ पर आप वैल्यू 1 दीजिए। तो ये डिसाइड करता है कि लूप आपका 1 से चलेगा या 2 से चलेगा या 10 से चलेगा, कहाँ से चलेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मुझे लूप 1 से चलाना है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई इक्वल टू 1, नोटिस करिए। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पर हमने टर्मिनेट किया तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमें कंडीशन लगानी है कि जो लूप है वो कहाँ तक जाएगा। मैंने क्या कहा, मुझे 5 बार जस्ट फॉर कोड प्रिंट करना है। ठीक है, तो आई कहाँ तक जाएगा वो आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो मैंने ऐसे लिखा लेस देन या इक्वल टू 5, यानी कि लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हो गया
अगर आपने सिर्फ लेस देन लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तक ही लूप चलेगा, 5 तक नहीं जाएगा। अगर आपने लेस देन इक्वल टू लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि 5 तक पूरा कंप्लीटली लूप चलेगा, 1 से लेकर के 5 तक लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको i को इंक्रीमेंट करना है, यानी कि i में प्लस प्लस i प्लस 1, ये लिखने का मतलब ये हो गया कि i प्लस 1 ये हो गया, यानी कि ये अगर हमने लिखा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है i प्लस 1। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो i प्लस प्लस। तो ये लिखने का मतलब क्या हो गया, i प्लस 1, यानी कि i में 1 जुड़ जाएगा। तो अब ये लूप कब तक चलेगा? लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, अगर हम कंसोल डॉट लॉग की बात करें यहाँ पर इस तरीके से, और i को प्रिंट करें, यानी कि हमने कंसोल डॉट लॉग में i को प्रिंट कर दिया, तो नोटिस करिए अभी यहाँ पर कंसोल में क्या होगा। देखिए 5 बार यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, यानी कि सेम ही वैल्यू 5 बार प्रिंट हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया, सॉरी यहाँ पर मुझे i लिखना चाहिए था, वही तो मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर i प्रिंट करेंगे, तो अब यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक जो है वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, किसके वजह से इंक्रीमेंट हुई है? इसके वजह से i प्लस प्लस, i प्लस प्लस लिखने का मतलब ये हो गया i प्लस 1। तो i का वैल्यू क्या रखा था आपने? 1। ठीक है, पहली बार जब लूप चला तो i का वैल्यू क्या है? 1। जब दोबारा लूप चलेगा, देखिए पहली बार जब लूप चलेगा तो i इक्वल टू 1, यानी कि i की वैल्यू क्या है? 1 है। और यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या i लेस देन 5 है या 5 के बराबर है। अगर 5 से छोटा है या 5 के बराबर है तभी लूप चलेगा, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा जो है 5 बार चेक किया गया होगा, जब छठी बार लूप चला होगा तो चेक किया गया होगा, फिर क्या हुआ, यानी कि i का वैल्यू क्या हो गया? 5। अब 5 अगर i का वैल्यू हो चुका है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब i का वैल्यू 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन क्या लगा हुआ है, या तो 5 से छोटा होगा या तो 5 के बराबर होगा। अगर हम इक्वल टू ना लगाए यहाँ पर, तो अब लूप कहाँ तक जाएगा? अब लूप 5 पे भी नहीं जाएगा। अब ये जो लूप है वो 4 बार ही चलेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो लूप को 0 से भी चला सकते हो, हमने यहाँ पर लिखा 0। अब क्या होगा, 0 से लेकर के 4 तक लूप चलेगा। नोटिस करिए इस तरीके से, अगर आप चाहते हो कि 0 से लेकर के कंप्लीटली 5 तक लूप चले तो i लेस देन या इक्वल टू आपको लगाना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिस करिए यहाँ पर 0 से लेकर के 5 तक लूप चला। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 1 से लूप चले तो यहाँ पर 1 डिफाइन करिए। अगर आप चाहते हो कि 3 से लूप चले तो i का वैल्यू आप पहले ही 3 रख दीजिए। अब जो आपका लूप है वो 3 से चलेगा, 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुझे 1 से लूप चलाना था, इसलिए मैंने 1 डिफाइन किया, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में मैंने i प्रिंट किया। ठीक है, मुझे प्रिंट क्या करना था? जस्ट फॉर कोड। ठीक है, तो मैंने डिफाइन कर दिया जस्ट फॉर कोड। नोटिस करिए जस्ट फॉर कोड 5 बार प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 5 लिख के आया, इसका मतलब जस्ट फॉर कोड 5 बार प्रिंट हो चुका है। अगर इसको अलग अलग प्रिंट करना है तो इसके साथ प्लस i को आप यहाँ पर कॉन्केट कर दो, तो आपको इंडेक्सिंग नंबर, यहाँ पर मैंने फिर से शायद 1 लिख दिया, यहाँ पर i लिखेंगे। ठीक है, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए इसके साथ इंडेक्सिंग नंबर भी प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर हम स्पेस देंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए। अब आप कहेंगे सर जब मुझे 5 बार प्रिंट करना था तो लूप चलाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको 100 बार प्रिंट करना हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पर आपको 100 करना होगा, और बाकी कहीं पर भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 लाइन के कोड में ही ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, तो 3 लाइन के कोड में ही आप 100 बार कुछ भी कर सकते हो। नोटिस करिए अब ये 100 बार प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए, है ना। तो लूप से बेनिफिट क्या होता है कि हम किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम, जितना हमारी मर्जी हो, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ी ही आसानी से। तो सिंटेक्स भी हमारा छोटा हो जाता है, हमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है। अब हमारे पास जैसे कि टेबल वगैरह होता है, डेटाबेस वगैरह से थाउजेंड्स ऑफ डेटा आता है, तो उस डेटा को जब हम यूआई में शो करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज।
यहाँ पर यूआई वगैरह में शो करते हैं, तो लूप चला करके ही वो शो किया जाता है। ठीक है, अगर आप लूप नहीं चलाएंगे तो आपको मैन्युअली एक एक डेटा लिखना होगा, और फ्यूचर में अगर उसमें कोई नया डेटा अपडेट हुआ तो फिर से आपको जाकर के कोड में चेंजेस करना होगा, और कोड में आपको एक और बार वो चीज प्रिंट करना होगा। लेकिन वही चीज अगर लूप से चल रहा होगा तो आपको कोड में चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई नया डेटा डेटाबेस के अंदर जाएगा वो ऑटोमेटिक पेज पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो लूप चलाने का बेनिफिट ये होता है। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू है, अभी यहाँ पर आप चाहें तो ये चीज जो है सॉर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो लेट आई को यहीं पर डिक्लेयर कर दें इस तरीके से। ठीक है, और आई की वैल्यू भी चाहे तो आप यहीं पर रख दें इस तरीके से 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ आई लिखने की आवश्यकता है। तो ऐसा देखिए, लाइन ऑफ कोड अगर आपको बढ़ाना है, थोड़ा मतलब और ज्यादा सिस्टमेटिक बनाना है तो ऐसा किया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी किसी वेरिएबल में रख लें। ये जो 100 है तो आप यहाँ पर आप इससे रख सकते हो लेट, मैंने n इक्वल टू ऐसे रख दिया 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ i लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिस करिए, या तो आप चाहें तो इस तरीके से सिर्फ यहाँ पर ये इक्वल टू एक्स्ट्रा लगा हुआ है, आप चाहें तो सिर्फ इतना ही लिखें, लेट आई एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और यहाँ पर i इक्वल टू 1 कर दें इस तरीके से। या आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं i कामा n इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। n में 100 है इस तरीके से, और यहाँ पर i में हमने 1 रखा। ठीक है, तो अभी भी लूप वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, यानी कि 100 बार वो प्रिंट हो रहा था, तो अभी भी वो वैसे ही प्रिंट होगा जैसे पहले प्रिंट हो रहा था। नोटिस करिए इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर हमें 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि जो आई की वैल्यू आ रही है इसका सम निकालना हो, यानी कि 1, फिर 1 + 2 3 हो जाए, फिर 3 + 3, फिर 2 + 3 5 हो जाए, फिर 3 + 5 यानी कि 8 हो जाए, है ना। इस तरीके से मुझे अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। अब आई में आपका नंबर है, इसी को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, समझिए जरा इस चीज को। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम के नाम से, और इसका वैल्यू हम 0 रखेंगे पहले से। अच्छा, ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। हमने लेट ऐसे डिफाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाया लेट सम। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है ये, और कोड में जितना ज्यादा क्लीनलेस होगा, यानी कि जितना भी आपका कोड क्लीन होगा, समझने योग्य होगा, उतना ही चांस है, यानी कि आपका कोड भी देखा जाता है। जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वो आपको कोड वगैरह करने को देंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बनाने दे दें छोटा मोटा, है ना, और प्रोजेक्ट बना के आप जब उनको सबमिट करेंगे तो वो आपका कोड देखते हैं कि आपके जो कोड है उसमें कितनी सफाई है, आपने कहाँ पर कमेंट वगैरह पास किया है, समझाने के लिए आपने क्या पास किया है। यानी कि जब भी हमें कुछ समझाना हो किसी को, जैसे अभी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको हमें डिलीवर करना है किसी को, कोई हमारा सीनियर है उसको डिलीवर करना है, तो हम कमेंट वगैरह बहुत अच्छे से लिखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि जो हमारा सीनियर हो वो हमारे कोड को देखे तो वो समझ सके कि यहाँ पर क्या काम किया गया है। तो कोड के अंदर सफाई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोड जितना ज्यादा शॉर्ट हो वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो एक ही लाइन में सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, या आप ऐसे डिक्लेयर कर लें, बात एक ही है। तो मैंने क्या कहा, यानी कि 1 से लेकर के जो 100 तक वैल्यू आ रही थी उसी को हमें जोड़ना है। सम में हमने पहले से 0 रखा है, अब इसी सम में जोड़ के हम रखेंगे सबको। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम इक्वल टू सम प्लस आई लिखने का मतलब क्या हुआ, समझिए जरा दोस्तों। ये इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सा मतलब ये हो गया, देखिए सम में क्या है अभी 0। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ बार बार, यहाँ पर आई रहेगा। ठीक, तो सम में 0 है, इसका मतलब 0 + 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नोटिस करिए मैं क्या समझा रहा हूँ। देखिए उसके बाद जो है सम में क्या हो जाएगा अब 1, यानी कि 1 प्लस, अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 + 2 = क्या हो जाएगा इस तरीके से 3। ठीक है, इसी तरीके से फिर से सम की वैल्यू क्या हो गई अब 3 इस तरीके से। उसके बाद 3 + आई यानी कि 3 + 3 = क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से ये 100 तक जो कैलकुलेशन होगा वो जोड़ के कहाँ रखेगा,
ये जो सम वाला वेरिएबल है। अब इसी को आप कंसोल और डॉट लॉग में प्रिंट कर दीजिए। तो लूप से बाहर प्रिंट करिए। अगर आपने लूप में प्रिंट कर दिया तो जितनी बार ये जुड़ेगा उतना बार ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लिखा सम इज, ठीक है, और प्लस ला के यहाँ पर मैं कॉन्केट कर देता हूँ सम वाले वेरिएबल को। तो नोटिस करिए लूप के अंदर ही हमने प्रिंट कर दिया है। तो क्या होगा अभी ये देखिए, है ना। तो ऊपर से देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये जुड़ता हुआ चला जाएगा, उतना बार प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ ये लास्ट वाला ही प्रिंट करना था, यानी कि जो टोटल सम आया है उसी को प्रिंट करना है। तो ये जो कंसोल है इसको लूप के बाहर रखेंगे, क्योंकि हमें सब नहीं प्रिंट करना है, जो टोटल सम आया है यानी कि सब कैलकुलेट होने के बाद जो लास्ट में आया है उसको प्रिंट करना है। तो इसको लूप से बाहर रखेंगे। अब ये कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक ये लूप एंड नहीं हो जाता है। अभी हम रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए सम इज ये, है ना। तो अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n प्लस सम इज दिस, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी क्या आएगा ये देखिए, 100 सम इज 50-50, यानी कि ये आ रहा है। अगर हम कोई छोटा वैल्यू दें, यानी कि सपोज करो हमने यहाँ पर 3 दे दिया, तो अब क्या होगा 3 का जो सम होगा वो आ जाएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से। परफेक्ट। तो इस तरीके से आपको काम करना है। जी समझ रहे हैं आप लोग? जी बताइए, वो फॉर लूप समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है? आगे बढ़ें। जी सर, जा रहा ठीक है, है सर। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। प्रोजेक्ट वगैरह में जब हम रियल वर्ल्ड का जो डेटा होगा उस पर जब काम करेंगे तब आपको लूप का महत्व अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यही एग्जाम्पल दिया जा सकता है ना। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है बस। एक्चुअल में इस तरीके का कोई यूज केस नहीं होता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट में हमें एक्चुअल डेटा पे काम करना होता है। जो ऐसे डेटा होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, जिनको हमें जो है मतलब कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके उनको पेज पे या अलग अलग तरीके से इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, लूप की हेल्प से अलग अलग डेटा तक पहुंचना लूप की हेल्प से, है ना। ये सारे काम करने होते हैं, वो सब आप प्रोजेक्ट के अंदर आसानी से समझ पाएंगे। तो फिलहाल आपको सिंटेक्स याद रखना है, यानी कि जो सिंटेक्स है लूप का वो चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सिंटेक्स है आपका फॉर लूप का। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी हम व्हाइल लूप पे काम करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से फॉर लूप कोड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से व्हाइल लूप कोड। ठीक है, अब इसके नीचे हम व्हाइल लूप का कोड करेंगे। तो व्हाइल का सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू फॉर। नोटिस करिए, पहले आपको कंडीशन ही लगाना होता है, उसके बाद जो भी आपको काम करना है वो करिए, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके नीचे लगाना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट के नीचे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर लीजिए, लेट आई इक्वल्स टू 1। मैंने ऐसे डिक्लेयर किया, और यहाँ पर हम वाइल यानी कि वाइल की बॉडी फंक्शन ब्रेकर लगाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम कंडीशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर अब जितना आपको लूप चलाना है, यानी कि आपका जो आई का वैल्यू है वो कितने से अंदर होना चाहिए, यानी कि कितने से नीचे होना चाहिए या कितने से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने डिफाइन किया कि आई लेस देन या इक्वल्स टू 5। वही जो फॉर में आप लिख रहे थे यहाँ पर, वही चीज हमने वहां पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था, तो यही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है। तो कंडीशन यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी यानी कि व्हाइल की बॉडी। अब यहाँ पर जो भी आपको काम करना है वो करिए। तो मैं कंसोल और डॉट लॉग का करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आई को ही प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया, आई यहाँ पर स्पेस दे दूंगा प्लस आई। ठीक है, या हम यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आई को इंक्रीमेंट करना है। तो कभी भी यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट के बाद जितना भी स्टेटमेंट है आपका, अब वो चाहे 10 लाइन का स्टेटमेंट हो चाहे 5 लाइन का स्टेटमेंट हो, इस तरीके से सारे स्टेटमेंट के बाद ही आपको आई में एक इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, जो भी। तो दोनों कर सकते हो आप। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वाइल में ही आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर। इंक्रीमेंट का मतलब ये हो गया, और डिक्रीमेंट का मतलब ये हो गया, यानी कि माइनस माइनस। इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस। ठीक है, तो ऐसा फॉर लूप में भी किया जाता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो नोटिस करिए
जो भी आपको काम करना है उसको करिए, उसके बाद आपको आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर जरूर लगाना है। तो अभी अगर हम कंसोल में जाके देखें तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आई इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 1 से लेकर के 5 तक सम निकालना हो तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। वही सेम तरीका, आपको एक वेरिएबल बना लेना है जरा इस तरीके से, सम इक्वल टू 0, यानी कि हमने सम में 0 रखा। अब यहाँ पर आपको बस सम में अपडेट कर देना है, तो सम इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, सम प्लस आई, इस तरीके से आपको डिफाइन कर देना है। तो सम प्लस आई लिखने का मतलब क्या हुआ, यानी कि सम प्लस आई लिखने का मतलब क्या हुआ जी बताइए भाई, यानी कि 0 प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस 2, उसके बाद 2 प्लस 3, उसके बाद 3 प्लस 4, उसके बाद 4 प्लस 5। तो सम लिखने का मतलब ये हो गया, यानी कि यहाँ पर सम एक वेरिएबल है और इसमें ये नंबर है। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट कर सकते हो, तो इसके बाहर प्रिंट करिएगा, कंसोल और डॉट लॉग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम सम को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रिंट कर दिया, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए इस तरीके से यहाँ पर सम प्रिंट हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप 5 तक 100 तक अगर आप सम चाहते हो तो ऐसे लिखिए 100, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नोटिस करिए 100 का जो सम होगा वो आ जाएगा। 100 का सम ये मतलब ये हो गया कि 1 प्लस 2, फिर 2 प्लस 3, 3 प्लस 5 या 4, है ना, इस तरीके से। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को? ठीक है, तो ये आपका वाइल का सिंटेक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया वाइल का सिंटेक्स। और अब हम डू वाइल को भी समझ लेते हैं। तो नोटिस करिए यहाँ पर डू वाइल लिखा गया है, तो डू, उसके बाद सारा काम करना है और कंडीशन आपको नीचे लगाना है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, मैंने ऐसे कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैं एक कमेंट पास करूंगा, डू वाइल लूप, इस तरीके से। नोटिस करिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, एक वेरिएबल बनाना है, तो लेट आई इक्वल टू 1, इस तरीके से मैंने असाइन किया। यहाँ पर आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, अगर आपको उल्टा लूप चलाना है, या मैं एक कंडीशन आपको गलत करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो वाइल लूप होता है और ये जो डू वाइल लूप होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अभी आपको मैं समझाता हूँ, ऐसे भी ये ऐसे में बोलता हूँ और फिर अभी प्रैक्टिकल में भी आप समझ जाएंगे। ये जो वाइल कंडीशन है और ये जो डू वाइल लूप होता है, इसमें छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जो डू वाइल लूप होता है वो चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, यहाँ का कोड एक बार एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इसकी बॉडी में जो कोड लिखा गया है वो कोड एक बार एग्जीक्यूट करेगा, भले ही कंडीशन फॉल्स हो। यानी कि कंडीशन फॉल्स भी है अगर, तब भी इसकी बॉडी का कोड एक बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आई का वैल्यू 20 रखा है और यहाँ पर मैं, या कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने 15 रख दिया, कुछ भी रखा जा सकता है। और यहाँ पर डू स्टार्ट, सबसे पहले डू लिखना है, उसके बाद बॉडी। ठीक है, और कंसोल और डॉट लॉग का करता हूँ इस तरीके से मैं, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ जस्ट फोर कोड। तो जरूरी नहीं कि जस्ट फोर कोड प्रिंट किया जाए, कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन का कोड लिखा, उसके बाद आपको यहीं पर आई में इंक्रीमेंट लगा देना, यानी कि आई प्लस प्लस मैंने डिफाइन किया, और कंडीशन आपको यहाँ पर लगाना है वाइल, और यहाँ पर आपको कंडीशन लगाना है। तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, आई इज लेस देन या इक्वल टू, मैंने डिफाइन कर दिया 7। ठीक है, तो नोटिस करिए आई का जो वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो 15 है, और हमने किससे कंपेयर किया है, 7 से, यानी कि कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी यहाँ का कोड एक बार एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने जानबूझ कर ये कंडीशन फॉल्स किया है ताकि आपको प्रैक्टिकल पता चले कि डू वाइल का जो कोड होता है वो एक बार एग्जीक्यूट करता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो और चाहे ट्रू हो। यानी कि एक बार यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना ही करना है, भले ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो। तो ये जो कंडीशन अभी फॉल्स है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई लेस देन या इक्वल टू 7। क्या आई का जो वैल्यू है वो 7 से छोटा है या 7 के बराबर है? ठीक है, तो नोटिस करिए आई में मैंने क्या रखा है, 15 रखा है, और यहाँ पर हमने क्या चेक किया है, 7 से छोटा हो या 7 से बराबर हो, तब यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो नोटिस करिए अगर हम रिलोड करें तो एक बार जस्ट फोर कोड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप का जो कोड होता है वो कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो उससे मतलब नहीं है, एक बार
कोड एग्जीक्यूट करेगा। कहाँ का कोड? यानी कि जो बॉडी है डू वाइल की, वहां का जो है कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये डू वाइल की बॉडी होती है और ये यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशन अगर ट्रू कर दें, मैंने डिफाइन किया आई लेस देन या इक्वल टू, मैंने डिफाइन कर दिया इसे 20 और यहाँ पर मैं लूप 1 से चलाता हूँ, मैंने डिफाइन कर दिया 1 और कंसोल डॉट लॉग। तो अभी क्या होगा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर जो है स्पेस दूंगा और यहाँ पर प्लस लगा के आई को भी कॉन्केट कर देता हूँ ताकि आई का वैल्यू साथ में प्रिंट हो जाए। तो नोटिस करिए 20 टाइम जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया, उसके साथ साथ जो आई की वैल्यू है वो भी प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट किया है तभी ये लूप चल रहा है। अगर आप आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो लूप नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट करना जरूरी है अगर आप लूप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये डू वाइल का सिंटेक्स था। होप आपको ये भी क्लियर होगा। जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे काम करें जी। आगे काम करें। यस सर। ठीक है, तो जो हमने सम फॉर लूप से किया था या जो हमने सम वाइल लूप से किया था वो सम आप डू वाइल में भी कर सकते हो। ठीक है, वही कहने का सिंपल सा मतलब है ये है कि अलग अलग यूज केस में सब यूज होते हैं। ठीक है, तो काम सबका सेम है, लूप चलाने का ही काम है, बस थोड़ा बहुत जो सिंटेक्स में फर्क है और अलग अलग केस में। जैसे कि कभी कभी होता ये है कि लूप चलाना है और कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, उसका स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट करना ही चाहिए, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो उस केस में आपका डू वाइल यूज होता है। ठीक है, या और भी कई सारे सिचुएशन है जहां पर हमें वाइल लूप का यूज करना होता है, नहीं तो आपका जो फॉर लूप है वो लगभग सारे काम कर ही देता है। वही सम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना है, सम इक्वल टू सम प्लस आई ऐसे डिफाइन कर देना है। तो नोटिस करिए वही काम हो जाएगा जो थोड़ी देर पहले हो रहा था, 1 से लेकर के 20 तक सम आपको मिल जाएगा। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे सम को हम, तो कंसोल डॉट लॉग डिफाइन कर इस तरीके से और यहाँ पर सम को आप प्रिंट कर लीजिए। तो मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए ये देखिए सम मिल गया हमें, 1 से लेकर के 20 तक जो डिजिट है उसका हमें सम मिल गया। ठीक है, तो काम लगभग सबका सेम ही है लूप चलाने का। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज करिए। आपका मन अगर कर रहा है कि फॉर लूप यूज किया जाए वो आसान है तो बिल्कुल आप यूज करिए। ठीक है, अगर आपको वाइल लूप आसान लगता है तो उसका यूज करिए, डू वाइल आसान लगता है तो उसका यूज करिए, सभी का काम लूप चलाने का ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए जरा, इसके नीचे जो लूप है हमारा फॉर ऑफ लूप, यानी कि फॉर ऑफ लूप क्या है, इसमें भी आपका फॉर की तरह ही बॉडी होता है इसका, बट इसका जो पैरेंथेसिस होता है इसके अंदर हमें जो है कंडीशन वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है और ये खासकर एरे के लिए या स्ट्रिंग के लिए चलाया जाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर मैं कमेंट पास करता हूँ फॉर ऑफ लूप। ठीक है, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया फॉर ऑफ लूप। यहाँ पर हम एक एरे बना लेते हैं, लेट एरे मैंने बनाया इस तरीके से, मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप कोई स्ट्रिंग रखें, आप यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिक डेटा भी रख सकते हो। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया न्यूमेरिक डेटा, नोटिस करिए। ठीक है, तो मैंने 1 से लेकर के 10 तक वैल्यू रखा, तो जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 10 तक या कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, बस एक एरे होना चाहिए। नोटिस करिए, अब आपको करना क्या है, फॉर का ही सिंटेक्स डिफाइन करना है, फॉर, उसके बाद आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट, किसी भी नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, XYZ कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने आई ही दे दिया और ऑफ कीवर्ड का करेंगे बीच में। इसके बाद आपको अपना एरे देना है, यानी कि जो भी आपका एरे है, अभी हमारा एरे क्या है, ये है, तो ये एरे यहाँ पर डिफाइन करना है। अब यहाँ पर होगा क्या, 1 आई में जाएगा, फिर 2 आई में जाएगा, 3 आई में जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि 1, यहाँ पर सपोज करो आपने जस्ट लिख दिया और यहाँ पर कहीं आपने कुछ और लिख दिया, मैंने लिख दिया हेलो यूजर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर होगा वो आई में जाता रहेगा। अगर आप कंसोल डॉट लॉग कैच करें, मैंने डिफाइन किया से कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करता हूँ, तो अभी होगा क्या, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए जस्ट हेलो यूजर, है ना। तो ये एक एरे के लिए लूप चल रहा है। अब ये एरे के अलग अलग इंडेक्स का डेटा जो है निकाल के यहाँ पर रखता है। 0 इंडेक्स का डेटा पहले जाएगा, उसके बाद 1 इंडेक्स का डेटा,
फिर 2 इंडेक्स का डेटा, 3 इंडेक्स का डेटा, इसी तरीके से सारा डेटा जाएगा। ठीक है, तो एरे के लिए लूप चलाना हो तो आप ऐसे चलाइएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर एरे हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी ऐसे लूप चलाया जाता है। यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर की बनाया, सेक्शन नेम मैंने लिखा आलोक। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की संख्या और ज्यादा बढ़ा देता हूँ। मैंने ऐसे कॉमा से सेपरेट किया और बस नेम में थोड़ा चेंजेस कर दूंगा, तो आलोक, उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया अनूप, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया अमित। नोटिस करिए अभी भी आपका लूप चलेगा और आई के अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा। यहाँ पर अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो नोटिस करिए एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट आया है ना आई के अंदर। तो जरूरी नहीं कि आप आई के अंदर रिसीव करो, अगर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर आप ओबीजे के नाम से या ऑब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल बना सकते हो, और यहाँ पर आप ओबीजे को ऐसे प्रिंट कर सकते हो। इस फॉर ऑफ का जो फॉर ऑफ लूप है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। नोटिस करिए हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर एक एक करके पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना, इस तरीके से सारा डेटा उसके अंदर जाता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि नेम प्रिंट करना तो ऐसे लिख दीजिए नेम, ओबीजे डॉट नेम, तो आप सभी का नेम प्रिंट हो जाएगा। नोटिस करिए आलोक, सलोक, अनूप, अमित, है ना, इस तरीके से प्रिंट हो गया सारा डेटा। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि आप चाहें तो स्ट्रिंग के लिए भी चला सकते हैं, तो मैंने जो है क्या किया, ये जो एरे था हमारा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने ऐसे कमेंट कर दिया, एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा मैं, लेट स्ट्रिंग के नाम से या str के नाम से, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, और मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। नोटिस करिए ये एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग है, तो इसके लिए भी आप फॉर ऑफ लूप चला सकते हो। और यहाँ पर मैंने str के नाम से वेरिएबल बनाया, और ऑफ के बाद हम यहाँ पर स्ट्रिंग को लिख देंगे। तो अब होगा क्या, ये जो जे है जी, तो मैं ये कह रहा था कि पहली बार जो है जे जाएगा में, उसके बाद यू जाएगा str में, उसके बाद s जाएगा, फिर t जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, str यानी कि स्ट्रिंग। यहाँ पर एक एक करके सारा स्ट्रिंग जाएगा, इवन स्पेस भी आपका काउंट होगा। ठीक है, तो मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए एक एक करके सब कुछ प्रिंट हुआ, जस्ट यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट हुआ, नोटिस करिए यहाँ पर फिर स्पेस प्रिंट हुआ। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग के लिए भी लूप चलाना चाहते हो तो बिल्कुल चला सकते हो। बहुत सारा यूज केस आता है कि हमें किसी स्ट्रिंग को, पार्टिकुलर स्ट्रिंग को हमें काउंट करना होता है, या तो हम, ऐसा बहुत सारा यूज केस आता है कि जो जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है इसके अंदर यू कितनी बार है, इसके अंदर एफ कितनी बार है, इसके अंदर जो है ओ कितनी बार है, इसके अंदर डी कितनी बार है ना, इस तरीके के क्वेश्चन हमें दे दिए जाते हैं इंटरव्यू के वगैरह के अंदर। एक स्ट्रिंग दे दिया जाता है, उसके अंदर हमें बोला जाता है कि आप जो है यानी कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है उसको निकाल के आप बताइए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन वाला सीरीज चलेगा हमारा, बहुत जल्द जब हमारा पाइथन स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, और वो जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। वो जो लेक्चर होंगे सारे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे डीएसए को सीखने के लिए। यानी कि अगर आप डीएसए सीखना चाहते हो तो वो जो लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो पाइथन में भी लेक्चर होगा हमारा और जावास्क्रिप्ट में भी लेक्चर होगा। ठीक है, तो वो यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। पाइथन का जो वीडियो होगा वो प्राइवेट होगा, पाइथन के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप लोगों को पाइथन का वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही सॉल्व होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जावास्क्रिप्ट से भी सॉल्व हो जाएंगे। तो जहां तक जितने भी क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट से सॉल्व हो सकते हैं वो करने की कोशिश करूंगा, और यूट्यूब पे भी डाल लूंगा, तो उसको भी आप लोग अचीव करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के लिए भी लूप चला सकते हो। अगला एक और बच गया यहाँ पर, फॉर इन लूप, तो इसको भी देख लेते हैं। याद रखिएगा जो फॉर ऑफ लूप है, ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि फॉर इन और फॉर ऑफ में आप डिफरेंस बताइए। इंटरव्यू वगैरह के अंदर फॉर इन और फॉर ऑफ, इसके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है इन दोनों के बीच में। तो यही सिंपल सा डिफरेंस है कि जो फॉर ऑफ लूप है वो अरे के लिए या किसी नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए हम चलाते हैं, और जो फॉर इन लूप है उसको हम ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि प्योर ऑब्जेक्ट के लिए उसका यूज करते हैं, फॉर इन का। ठीक है, अभी हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इफ और ऑफ हो गया हमारा यहाँ तक, इसके ठीक नीचे कमेंट पास करेंगे इस तरीके से, फॉर इन लूप।
ठीक है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जरा। लेट, मैंने यहाँ पर ओबीजे के नाम से या ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट बनाना आपको आना चाहिए। इसके 2-3 लेक्चर पहले ही मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, एरे कैसे बनाना है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल उसको देखिए, उसको कंप्लीट करिए, तभी आप आगे बढ़िए। मैंने नेम के नाम से एक की बनाया और इसमें मैंने आलोक डिफाइन कर दिया। उसके बाद कॉमा सेपरेट करेंगे। ईमेल के नाम से एक की बनाएंगे और इसमें मैंने alok@gmail.com डिफाइन कर दिया, कॉमा से सेपरेट करेंगे। रोल के नाम से मैं की बनाऊंगा। इसको की भी बोला जा सकता है और प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। की या प्रॉपर्टी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर मैं अगला एक और बना देता हूँ DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ के नाम से, और मैं ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ यानी कि डेट ऑफ बर्थ। नोटिस करिए ये एक प्योर ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमें लूप चलाना है। तो कैसे चलाएंगे, तो फॉर का ही यूज करिएगा। बस यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैंने ओबीजे इसके नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। इन कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देंगे, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है उसको हमें यहाँ पर डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब इन जो कीवर्ड है इसमें ये जो ओबीजे कीवर्ड है यानी कि ओबीजे वेरिएबल जो है इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम जाएगा, जैसे नेम, ईमेल, रोल, DOB ये जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो कंसोल करके देख सकते हैं। तो मैंने console.log कैच किया इस तरीके से और ओबीजे को मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए नेम, ईमेल, रोल, DOB ये आ गया। तो मीनिंगफुल वेरिएबल बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि की का नाम आ रहा है। या आप यहाँ पर प्रॉप के नाम से वेरिएबल बना दो, प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं या तो की बोलते हैं, या तो यहाँ पर आप की के नाम से वेरिएबल बनाए क्योंकि ये जो की नेम है वही आएगा, इसको हम की बोलते हैं या तो प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इधर जो होता है इसको हम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये DOB प्रॉपर्टी का वैल्यू है या ये DOB की का वैल्यू है या रोल नंबर यानी कि रोल की का वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी या की बोला जाता है और ये इधर साइड जो होता है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर जाएगी, यानी कि सारी की है वो इसके अंदर जाएगी। अब यहाँ पर हम की को प्रिंट करेंगे। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए की प्रिंट हो गया। अगर की के साथ साथ आप वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे प्रिंट करेंगे आप, मैं एक काम करता हूँ की को एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ, की इक्वल टू ऐसे डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस लगा के कॉन्केट कर दूंगा ऑब्जेक्ट के अंदर से, यानी कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऐसे की डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको हटा दिया। अब सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से अगर हम ऐसे लिखें console.log ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूं सेक्शन नेम, यानी कि मैंने लिख दिया नेम, तो अभी क्या होगा console.log में आलोक प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए आलोक प्रिंट हो गया ना इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट नेम, रिलोड करेंगे तब भी आलोक प्रिंट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट डॉट रोल ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और रिलोड करेंगे तो देखिए रोल नंबर प्रिंट हो गया। तो वही चीज मैं यहाँ पर कर रहा था कि मैंने की एज ए स्ट्रिंग डिफाइन किया ताकि वो एज इट इज प्रिंट हो जाए, कॉमा से या प्लस लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि हमें कॉन्केट करना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए अगर हम डॉट नेम ऐसे लिख दें तो क्या होगा, डॉट नेम लिखने से क्या होगा, नोटिस करिए हमने रिलोड किया तो सिर्फ और सिर्फ आलोक आया। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि आलोक और ये ईमेल, ये रोल नंबर, ये DOB साथ में प्रिंट हो। तो अगर आपका जो प्रॉपर्टी नेम है वो किसी वेरिएबल के अंदर है तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखना है, यानी कि इसको क्या करना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देना है। यानी कि ये जो वेरिएबल है इसी में सारा प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है, तो इसको हम सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसमें। दिख रहा है। रीज्वाइन नहीं दिख करो। रहा। रुकिए रिज्वाइन कर रहा हूँ सर, रुकिए। हेलो जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी नेम का मतलब ये नेम, ईमेल, रोल नंबर, DOB ये प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पर है, वो एक वेरिएबल के अंदर है। तो अगर वो एक वेरिएबल के अंदर है तो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल देना है
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको अपने वेरिएबल को डिफाइन कर देना है। अब ये सबको प्रिंट कर देगा। पहले उसमें क्या आएगा, नेम, उसके बाद जो है ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। हम चाहें तो यहाँ पर की जगह इस प्रॉपर्टी को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे मत लिखिए, इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पर हम की लिख देंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ पर लगा देंगे। तो की का मतलब नेम इक्वल टू ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी की लिख के आ रहा था, अब देखिए नोटिस करिए, नेम के सामने आलोक, ईमेल के सामने ये, रोल के सामने ये, डीओबी के सामने डीओबी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो याद रहे, जो फॉर इन लूप है उसको ऑब्जेक्ट के लिए चलाना है, और जो फॉर ऑफ लूप है उसको आपको एरे के लिए या स्ट्रिंग के लिए चलाना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा जी। और किसी को कुछ पूछना है? टास्क जरा आप लोग नहीं। देख, टास्क देख लीजिए भाई। ठीक है, तो आप लोगों का जो टास्क है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना है, मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से। इसका लेंथ, यानी कि इस बटन पे जब क्लिक करें तो इसका लेंथ पता चल जाए। यहाँ पर लिखा गया डेटा लेंथ इज 13, यानी कि इसका टोटल लेंथ क्या है वो। अगर हम लास्ट कैरेक्टर पता करना चाहें, इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में जो कैरेक्टर है वो ई है, इस तरीके से पता चल गया। इसी तरीके से अगर हम मैच करें तो पहले से इंटरनली कोई डेटा मैच किया गया होगा, अगर वो चीज हम यहाँ पर लिखते तो मैच कर जाता। अभी हमने जस्ट फॉर कोड लिखा है इसलिए मैच नहीं किया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में जो वैल्यू होगा वो, आप कुछ भी हम लिखें, अगर हमने यहाँ पर हेलो लिख दिया, ठीक है, तो लास्ट में ओ है तो यहाँ पर अभी ओ आना चाहिए, ये देखिए ओ आ गया। अगर हम यहाँ पर अमित लिख दूं तो लास्ट में टी है तो यहाँ पर टी आना चाहिए, और लेंथ में 4 आना चाहिए, यानी कि 4 है तो 4 आना चाहिए, और ज्यादा है तो और ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोग जरूर बनाइए। किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट बनाने के दौरान तो मैसेज करिए, आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन आप प्रोजेक्ट बनाना मत छोड़िए, यानी कि जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपको दिए जा रहे हैं बनाने को, उसको जरूर कंप्लीट करिए। अगर आपको कंप्लीट करने के दौरान किसी भी तरह का इशू आता है तो आप पूछिए तो एक बार। अब मैं आपकी हेल्प ना करूं तो मेरी गलती है, इसलिए पूछना मत भूलिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर पूछिए। पूछने के लिए आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर बना लेना है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है। भले ही आपको जावास्क्रिप्ट का जरा सा भी कोड नहीं आता है, मैं पूरा कोड आपको बताऊंगा, स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट कर लेना है HTML CSS की हेल्प से। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है तो जरूर पूछिए आप लोग। ओके, थैंक यू।